हेलो बच्चों, वेलकम टू आरकेसीए चैनल। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे विद्युत द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। अब उसी का अगला भाग है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि उस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसके एरिया में जब कोई बिंदु आवेश ला देते हैं तो वो बिंदु आवेश कितने बल का अनुभव करता है। ठीक है, क्योंकि एकांक अगर विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश या एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार मान लीजिए कि जो विद्युत द्विध्रुव मैंने जब कल बताया था, ठीक है, कि ये इसमें क्या होता है, दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, एक माइनस एक प्लस। ठीक है, और दोनों को एक निकाय माना जाता है, उस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इस विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो, ठीक है, तो कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, उसकी फॉर्मूला का यहाँ पर डेरिवेशन किया जाएगा। ठीक है, और उसकी क्या फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले आप रेडी करिए। विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर थोड़ा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी पॉइंट, यहाँ पर लिखना ऑन एनी पॉइंट, ऑन एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक ये हो जाएगा। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि विद्युत ध्रुव लेना है। बस यहाँ पर हम विद्युत ध्रुव ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पर विद्युत ध्रुव लेते हैं तो ये मान चलिए यहाँ पर माइनस यानी ऋण आवेश ले लेते हैं, इस पे क्या लेते हैं, धन आवेश। इसकी द्विध्रुव लंबाई क्या लिखेंगे, 2l। ठीक है, यानी दो ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, द्विध्रुव लंबाई कहते हैं। इसको 2l से सूचित करते हैं। 2l से सूचित करने का रीजन यह है कि इसको कैलकुलेशन को क्या करना है, आसान बनाना। ठीक है, l भी होता है तो l करेंगे तो हाफ का बांटेंगे तो l/2 हो जाएगा। लेकिन 2l लिखेंगे तो यहाँ पर अगर मध्य बिंदु ले लें, इतना दूर का हो जाएगा l, इतना दूर का हो जाएगा भी l, दोनों जोड़ेंगे तो 2l। अब मान लीजिए मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, यहाँ पर नाम लेते हैं a, यहाँ पर नाम लेते हैं b। अब यहाँ पर देखिए, अब इसका एक एरिया होगा। अब इसके एरिया में इसके केंद्र से, इसके उदाहरण ये जो केंद्र है इसका मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं, एक बिंदु P ले लेते हैं। यहाँ पर क्यों ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि विद्युत ध्रुव को हम P से सूचित करते हैं इसलिए P नहीं लेंगे। या तो इसमें क्या करते हैं कि एकांक धन आवेश की कल्पना करते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर एकांक धन आवेश है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करना है, अब बारी बारी से इस ऋण आवेश के कारण इस पर कितना तीव्रता होती है, इस धन आवेश के कारण इस पर कितना तीव्रता होती है, हम उसकी गणना करेंगे। ठीक है,
अब देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, पहले इसको एक्सप्लेन कर लेना। सबसे पहले एक फिगर बनाना है, इसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करने का लिखिएगा। माना कि 12 लंबाई का एक विद्युत ध्रुव है जिन पर आवेश क्रमशः -q तथा +q है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु Q है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है, ठीक है। अब चूंकि देखना है ये -q है और ये +q है, तो जनरली आप लोग जानते हो कि -q और +q मतलब ये क्या है, विजातीय आवेश, ठीक है। ये माइनस से प्लस है, तो इनके बीच में क्या होगा, विकर्षण होगा, सॉरी आकर्षण होगा। इसमें ये क्या करेगा, ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। माइनस आवेश जो है इस प्लस q आवेश को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। एक बात और, ये जो मान होता है बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। इसको परीक्षण आवेश भी कहा जाता है। एकांक धन आवेश को परीक्षण आवेश भी कहा जाता है। हम पिछले क्लास में हम लिखवा चुके हैं इस बात को। तो क्या करेगा भाई, अब इस माइनस आवेश का इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, अनुभव करेगा कोई ना कोई होगा। लेकिन अब देखो ये क्या करेगा, ये -q आवेश +q आवेश को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ठीक ना। यहाँ पर क्या है, ये -q आवेश है, ये +q आवेश है, तो ये क्या करेगा, ये अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है। अब ये मत कहना कि ये इसको क्यों अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा, क्योंकि ये एक छोटा मान है, ये क्या है, इसकी तुलना में ये बड़ा मान है। ये एकांक धन आवेश, ये बहुत ही, इसका मान बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। लेकिन उसकी तुलना में ये बड़ा मान है, तो कहीं ना कहीं इसका शक्ति ज्यादा होगा, तो ये जाहिर सी बात है ये अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। अब एक बात देखते हैं, तो इसका तीव्रता को हम क्या मान लेते हैं, E1 लेते हैं। -q आवेश के कारण इस पे जो तीव्रता को क्या मानते हैं, E1 मान लेते हैं, ठीक है। इसके कारण जो तीव्रता है E1 है, इसकी दिशा q से aq, क्योंकि ये अपने ओर आकर्षित कर रहा है। अब +q आवेश इसको क्या करेगा, अपनी ओर क्या करेगा, विकर्षित करेगा, यानी हटाएगा, अपने से दूर फेंकेगा। तो इसके कारण इसमें जो तीव्रता होगी उसको हम मान लेते हैं E2, यानी +q आवेश के कारण q पर जो तीव्रता होगी उसको क्या करेंगे, ये E2 कहेंगे, ठीक है। और ये क्या करेगा, इसकी दिशा बाहर की ओर, मतलब ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो प्लस आवेश मतलब समान आवेशों में क्या होता है, विकर्षण होता है। तो विकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है, क्या करेगा, उसको अपनी से दूर हटाएगा। तो यहाँ पे जो तीव्रता, इसके कारण जो तीव्रता है E2, इसकी जो दिशा क्या मिलेगी, D से Q। E1 का जो दिशा है Q से aq, और जो E2 की दिशा है B से Q, क्योंकि ये इसके कारण ये प्रतिकर्षित हो रहा है और इसके कारण ये का आकर्षित किया जा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण Q बिंदु पर तीव्रता, तो तीव्रता -q आवेश का तो कितना, E1 है ना, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा। अब चूंकि आप लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला जानते हो, तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब -q आवेश की तरह यहाँ पर q आवेश लेंगे, -q नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस एक प्रकृति को दर्शाता है कि ये क्या है, ये प्लस है, ये धन आवेश क्या है, ऋणावेश है। माइनस परिमाण को ऋणात्मक नहीं करता है, ये इसकी प्रकृति को बताता है कि भाई ये जो आवेश कैसा है, ऋणावेश है, ठीक ना, ये धन आवेश है। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की मतलब जब ऋण आवेश होता है तो जिस बिंदु पर ऋण आवेश है, इसका मतलब क्या, उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, न उसके परिमाण में कमी हो रही है। माइनस उसके परिमाण को कम करने की बात नहीं कर रहा है, ये उसकी प्रकृति को दर्शाता है कि भाई इस पे जो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, वृद्धि होती है। और किसी बिंदु पर धन आवेश, इसका मतलब उस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, वृद्धि कमी हो रही है। इसमें थोड़ा उल्टा होता है। तो माइनस जो है ये माइनस नहीं लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस उसकी प्रकृति को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि इस बिंदु पर क्या इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, और ये प्लस q आवेश ये दर्शाता है कि इस पर क्या हो रहा है, ये कमी हो रही है इलेक्ट्रॉन की। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोगों को माइनस नहीं लिखना होगा, सिर्फ q लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस प्रकृति को दर्शाता है, उसके परिमाण को ऋणात्मक नहीं करता। अब दूरी का स्क्वायर होता है, दूरी का स्क्वायर, तो इसके कारण इस पर तीव्रता q बिंदु पर -q के कारण q बिंदु की तीव्रता दूरी कहां से लेंगे, यहां से हम यहां तक लेंगे, यहां से यहां तक की दूरी लेंगे। तो यहां से यहां तक का r को जानते हो, यहां से यहां तक का r है, प्लस ये l क्या हो जाएगा, l प्लस r, यहां पे दूरी हो जाएगा l प्लस r, चाहे r प्लस l लिख सकते हैं, r प्लस l स्क्वायर स्क्वायर,
इक्वेशन 1। अब देखिए प्लस क्यू आर एस करो, प्लस क्यू आर एस के कारण क्यू बिंदु पर क्यू बिंदु पर तीव्रता। तो चलो E2 निकाल लेते हैं उसी प्रकार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा क्यू। अब देखिए क्यू आर एस के कारण ई सर्विस का इस पर तीव्रता निकालना है, ई सर्विस का इस पर तीव्रता निकालना है तो क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम तक का 8 है, ठीक है, लेकिन हमें यही दूरी चाहिए, फिर टोटल में से क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ये इसके कारण इस पर तीव्रता तो दूरी यहाँ से यहीं तक लेना होगा ना। जब इसके कारण तीव्रता निकालेंगे तो दूरी यहाँ से यहाँ तक का, जब इसके कारण तीव्रता निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का, तो पूरा तो यहाँ पर L है, हमें ये दूरी चाहिए, सॉरी यहाँ से यहाँ तक R है तो ये दूरी चाहिए, R की सही L का कर देंगे, हटा देंगे, ये निकलेगा, लेकिन आपको दूरी कितना हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, क्योंकि तीव्रता में दूरी का स्क्वायर होता है। इसको हम इक्वेशन कितना 2। अब हम लिखेंगे परिणामी तीव्रता, इसके कारण तीव्रता कितना E1, इसके कारण E2, तो भाई दोनों का परिणामी कितना निकलेगा, कहने का मतलब एक को 5 दिए, एक को 3 दिए, ठीक है, या एक को +5 दिए, एक को -5 जो भी है उसमें, तो आप कहेंगे उसका कितना रिजल्टेंस हुआ, तो ये रिजल्टेंस की बात करेंगे। यहाँ पर देखना है रिजल्टेंस कैसे नहीं लिखेंगे, परिणामी तीव्रता Q बिंदु पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। अब Q बिंदु पर परिणामी तीव्रता की जब बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले देखते हैं हटाते हैं यहाँ पर। अब इसमें कौन अधिक है, ये वाला अधिक है, परिणामी निकालना तो कहेंगे एक में से दूसरे को घटाना होगा, ठीक है, किसी एक में से किसी दूसरे का घटाना होगा, E1 में से E2 घटाओ चाहे E2 में से E1 घटाओ, लेकिन हमें ये तय करना है कि किस में से किसको घटाएं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर तो परिणामी तीव्रता अगर E निकालना हो, ठीक है, अच्छा बताओ इसमें अधिक कौन है कम कौन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये तो 1/4 इससे तो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि ये दोनों में सेम है, Q भी सेम है, इसमें भी Q इसमें भी Q है, तो इससे ये पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन E1 अधिक है E2 अधिक है। अब देखते हैं ये हर में ये D न्यूमरेटर है, ये R + L, मतलब यहाँ पर हर में कुछ ना कुछ जुट रहा है, यानी हर में कुछ ना कुछ वृद्धि हो रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे देखो हर में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो चूंकि अगर कोई भी संख्या हो उसके हर में कमी होने लगेगा तो उस संख्या अधिक होने लगती है। जैसे मान लीजिए 4 हो गया, ठीक है, अब हो गया 5/2, अब कौन अधिक है, ये अधिक है, क्यों, क्योंकि इसका हर कम है, यहाँ का हर अधिक है, तो ये क्या होगा, ये कम हो जाएगा, ये अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसका हर कम रहेगा इसका मान अधिक होगा, ठीक है, इसका हर क्या है हमारा अधिक है तो इसका मान क्या होगा, कम होगा, ठीक है, तो ये मान कम कहलाएगा, ये अधिक मान हो जाएगा क्योंकि इसका हर कम है, इसका हर अधिक है। सिंपल सी बात है कि 5 आदमी में 4 लोग को बांटना है, यहाँ 5 आदमी 2 लोग को बांटना है, यहाँ पर ज्यादा पड़ेगा, सिंपल सी बात है ये। तो अब देखते हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब तो चूंकि क्या लिखेंगे E2 is greater than E1, ठीक है, E2 is greater than E1 क्योंकि इसके हर में कमी हो रही है, मतलब इसका मान अधिक होगा, इसमें हर में वृद्धि हो रही है, इसका मान कम होगा, तो लिखेंगे परिणामी तीव्रता E बराबर घटाओ इसमें भाई, तो लिखेंगे क्या, अधिक में से कम वाला घटा दो तो E2 अधिक है माइनस E1। अब यहाँ पर देखते हैं, अब मान रखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो E बराबर मान रखो यहाँ पर E2 का मान कितना है, इतना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस E1 का मान रखें यहाँ पर। अब इसका यहाँ पर कोई काम नहीं, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। अगर लिखना होता है यहाँ पर लिख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर लिखना है,
इसके बाद देखिए अब क्या करना है, मान रखिए इसमें माइनस E1 का मान रखना है पर E1 मान कितना इतना है 1 बटा सॉरी यहाँ पर बोल रहा है बजे तो E2 का मान कितना है ये E2 ठीक कितना E1 मान ये है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R प्लस L का होल स्क्वायर। अब सिंपल सी कैलकुलेशन करना है, ठीक है। चलिए करते हैं, तो यहाँ पर लिखूं 1, अब इसमें कॉमन क्या है 1 बटा 4 एप्सिलॉन नॉट Q 1 बटा 4 एप्सिलॉन Q दोनों कॉमन है, कॉमन निकाल दो यहाँ से। हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर, राइट। अब देखते हैं यहाँ पर, अब इसमें से कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर। अब दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो गुणा में हो जाएगा तो R माइनस L का होल स्क्वायर इनटू R प्लस L का होल स्क्वायर। जब इसमें से इसमें भागा दिया तो ये कट कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बच जाएगा R माइनस L स्क्वायर से इसमें भागा देगा तो भाई सेम है तो कट जाएगा, बचेगा ये, इससे हम 1 से गुणा करेंगे तो बचेगा मैंने हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस, अब इसमें भागा देंगे तो ये कट के ये बचेगा, इससे हम इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पर देखते हैं E बराबर 1 बटा 4 एप्सिलॉन नॉट अब देखो ये a माइनस b इंटू a प्लस b, तो a माइनस b इंटू a प्लस b रखा होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस फॉर्मूला पे टूट जाएगा, ये हो जाएगा, इसको ऐसे ही निकाल देते हैं, इधर से मिटा इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ बस के शॉट ले लीजिए, देख लीजिए E बराबर ध्यान देना यहाँ पर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हो जाएगा कितना a माइनस b इंटू a प्लस b, तो हो जाएगा नीचे में a स्क्वायर मतलब r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब l स्क्वायर, लेकिन ये तो हो गया ये इसके लिए हो गया, लेकिन ऊपर से दोनों का स्क्वायर है तो टोटल क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। a माइनस b इंटू a प्लस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेकिन होल स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा टोटल स्क्वायर है तो मतलब टोटल का स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर टूटेगा तो हो जाएगा ये a स्क्वायर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2rl माइनस, अब देखो ये यहाँ पर देखते हैं स्टेप बढ़ा देते हैं s r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस है ना तो माइनस 2rl ये हो जाएगा, तो 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू हो जाएगा। अब ये देखिए तो कितना हो जाएगा, इसको माइनस में गुणा कर देते हैं r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, अब गुणा करेंगे माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, अब माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 2rl, अब बटा में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, अब टोटल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए क्या क्या कटेगा r स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर माइनस में l स्क्वायर प्लस में l स्क्वायर माइनस में, अब बचेगा 2rl 2rl तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4rl,
तो इसको ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट कर दें यहाँ पर, हो जाएगा 4RL, अब बटा में हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा अंदर पूरा करेंगे, इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब करेंगे इसको 4 को 2 में दो में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे Q गुणे इसके बाद में 2 मल्टीप्लाई 2RL, इसी को 2 गुणे 2 RL बटा में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर टोटल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं, अब इसको थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर 2QRL यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2QRL। गुणा में ऐसा कर सकते हैं, गुणा में तो एक गुणे बी चाहे डी जुड़े, ठीक है। इसको हम इसमें शामिल कर देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2QRL बटा में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चूंकि आप लोग जानते हो कि P बराबर, P हमें क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, तो विद्युत ध्रुव बराबर होता है 2QRL, ठीक है। विद्युत ध्रुव बराबर क्या होता है, सॉरी 2QL होता है, यहाँ पर गलत कर दिए मिस्टेक से, तो P बराबर होता है 2QL। तो जब P बराबर 2QL होता है, यहाँ पर देखो 2QL, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, इसको लिखो तो R इनटू का 2QL अब बटा में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 2QL के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, P बराबर 2QL होता है, यहाँ पे लिखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद में 2, अब देखो R है तो R लिखना है, पर थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं R लिखते हैं। अब 2QL का स्थान क्या लिखेंगे P, अब बटा में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इतना निकला। अब देखो यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, तो विद्युत ध्रुव जो होता है, विद्युत ध्रुव जो होता है बहुत ही क्या होता है, छोटा मान होता है। यहाँ पर बहुत ही क्या होता है, छोटा मान होता है, मतलब इसकी जब लंबाई है, मैंने बताया था विद्युत ध्रुव का एग्जांपल जल H2 विद्युत ध्रुव का एग्जांपल है, चाहे HCl। तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की दूरी क्या निकाल पाएंगे, नहीं, बहुत मतलब बहुत ही ये नजदीक होता है, तो बहुत ही नजदीक होता है। तो इसका मतलब ट्वेल्व का जो मान होता है बहुत ही क्या होता है, कम होता है। तो 12 का जो मान है बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे देखो तो क्या ये L है, तो 12 तो ऐसे ही कम है, और ऊपर से अगर हाफ कर देंगे तो बचेगा क्या L, ठीक है। मतलब अब ये दूरी की बात करें, ये दूरी की बात करें तो और तो छोटा हो जाएगा, 12 अपने आप में छोटा है, इसके छोटा मान और है, तो छोटा का छोटा मान और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं तो R की तुलना में, ठीक है, जैसे अब यहाँ कोई हमारा हो गया, यहाँ से बहुत सारे दूरी लेना है, तो ये इसको तो छोटा नहीं मान सकते ना, क्योंकि ये तो बड़ा मान है, लेकिन इनके बीच की जो दूरी है ये बहुत छोटा होता है। तो इसके तुलना में फिजिक्स में ऐसा बहुत सारे कंसेप्ट लगता है, अगर कंपैरिजन करने पर अगर एक राशि दूसरी राशि बहुत छोटे है, बहुत छोटा, ठीक है, तो उसको नगण्य मान लिया जाता है। अरे जैसे कि मान चले कि समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल दे, तो समुद्र में कुछ फर्क पड़ रहा है, एक लोटा पानी ले लो या समुद्र ले लो, तुलना करके क्या लोटा को हम जीरो तो मानेंगे वहां पर, यही कहानी इसमें भी है। तो L का मान जो R की तुलना में बहुत ही छोटा है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि L इज लेस देन R, ठीक है, यानी L जो है R से बहुत 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 छोटा है। तो यहाँ पर L को हम लगभग क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। तो इसमें जब मान रखेंगे तो क्या आएगा, इसको हम बता दें यहाँ पर, इसका जो मान आएगा आप लोग का, तो E बराबर आ जाएगा 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब लिखेंगे 2 R P बटा में, अब यहाँ पे देखिए जब इसका मान 0 तो बचेगा R स्क्वायर बचेगा, और इससे गुणा करेंगे तो R की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ये कट जाएगा, यहाँ पे ऊपर R है नीचे यहाँ पर R की पावर 4 है, तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर E बराबर हो जाएगा 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटा में R 3। ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण,
विद्युत ध्रुव के कारण, क्योंकि इसमें देखो विद्युत ध्रुव है ना, तो विद्युत ध्रुव के कारण इतना तीव्रता होगा किसी को, अगर उसके विद्युत ध्रुव के एरिया में कोई भी बिंदु रख दें तो उस पर इतना तीव्रता होगा, मतलब वो इतना बल का अनुभव करेगा। ठीक, तो अभी हम लोग पढ़े हैं विद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो था ये हमारा अक्षीय स्थिति में था, इसका दो गुण है, ये जो था हमारा अक्षीय स्थिति था, ये हमारा कहीं ना कहीं अक्षीय स्थिति है, ये अक्षीय क्योंकि देखो एक तरफ अक्ष में लिए थे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये जो पहला वाला था अक्षीय स्थिति था, अक्षीय स्थिति। ठीक है, एक्सियल पोजीशन। ठीक है, लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं वो निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, ऑन एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो ये हम खत्म कर चुके। पहला हम लोग जो पढ़ रहे थे ये अक्षीय स्थिति था, अब हम पढ़ने वाले हैं निरक्षीय स्थिति। तो चलिए देखते हैं। इसको मिटा दें। देखिए दूसरा में सेकंड में निरक्षीय स्थिति। ये एग्जाम में दो में से कोई एक पूछता है, विद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत की तीव्रता, दोनों में से कोई एक कुछ भी करेगा, हमें हर सब पूछता है। ठीक है, या तो अक्षीय स्थिति पूछा गया तो निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति में हम विद्युत ध्रुव की तीव्रता ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये दूसरा उसका पहला स्थिति हो गया, दूसरा स्थिति है निरक्षीय स्थिति में, इन अनएक्सियल पोजीशन, इन अनएक्सियल पोजीशन। इन अनएक्सियल पोजीशन। ठीक, तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पर हम लेते हैं विद्युत ध्रुव, यहाँ पर बिंदु हो गए, यहाँ पर ये मतलब ए हो गया, इसको मान लेते हैं क्या बी। ठीक, हम कुछ इधर ले लेते हैं, यहाँ पे ये ए ये बी, इस पर माइनस QLS, इस पर प्लस QLS। ठीक है, इसकी उदासीन बिंदु ये जो मध्य बिंदु हो गया, टोटल लंबाई कितना लेंगे 12, द्विध्रुव लंबाई को 12। अब यहाँ से हम r दूरी पर, अब निरक्षीय मतलब क्या, एक तरह का माने अक्षीय तो इधर लेंगे तो अक्षीय, निरक्षीय करके ऊपर लेंगे। यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं, क्या Q ले लो, पहले की तरफ Q बिंदु ले। अब इसके कारण यहाँ पर तीव्रता, इस पर तीव्रता कितना निकलेगा हम निकाल सकते हैं, निकालिए। लेकिन जब इस कंडीशन में रखेंगे, इस स्थिति में रखेंगे तो ये बिंदु कितना तीव्रता महसूस करेगा, उसकी ये बात करें यहाँ पर। तो चलो इस मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु तो यहाँ से स्लाइड कर लो, तो यहाँ पे बिंदु हो गया। ठीक है, तो ये बिंदु होगा क्या Q। यहाँ पर क्या करेंगे, एकांक धनावेश की कल्पना किया जाएगा, ऐसा माना जाएगा कि वहाँ पे एकांक धनावेश है। अब देखो माइनस QS ये प्लस QS। अब क्या करेगा, ध्यान दीजिए, अब ये माइनस QS इस पर, इसको क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, ये माइनस यहाँ पे कुछ उल्टा कर दें शायद, यहाँ पर प्लस कर देते हैं, यहाँ पर माइनस। ठीक है, क्योंकि उधर गया है, यहाँ पर ये माइनस कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी माइनस कर सकते हो, उधर पर, लेकिन फिगर ऐसे बन गया तो इसलिए कहते हैं। अब यहाँ पर देखो ये प्लस है, ये प्लस है, ये क्या करेगा, इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा। यहाँ पे जो तीव्रता को मान के चलो क्या E1 ले लेते हैं। ठीक है, अब दिशा A से Q। अब ये माइनस QS है, इरेडियस है, तो ये धनावेश को अपनी ओर आकर्षित कर देता है, इसकी दिशा इधर होगी। तो चूंकि ये जो दूरी है ये दोनों के लिए एक ही है,
मतलब ये जो बिंदु है यहाँ मध्य बिंदु से लिया गया है, तो मध्य बिंदु से लिया गया है, तो ये जो दूरी और ये दूरी दोनों सेम होगी, ये जो दूरी ये दोनों सेम होगी। आज इसमें अब एक त्रिभुज के निर्माण हो रहा है, तो त्रिभुज के निर्माण यहाँ पर मान चलो कोण थीटा, यहाँ पर भी कोण क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, यहाँ पे भी कोण थीटा हो गया, ठीक है। यहाँ पर तो अब थीटा दोनों क्यों ले, क्योंकि ये दोनों समान हैं। जब भुजा समान होती हैं तो उनके आमने सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। आप लोग पहले पढ़ो, इस बात को पढ़ चुके हो। अब चूंकि ये थीटा है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, हाँ 2 थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी त्रिभुज के, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, एक तरह का दोनों भुजा क्या समान है, तो किसी त्रिभुज के बाह्य कोण, किसी त्रिभुज के बाह्य कोण अपने अंतःद्रष्ट कोण मतलब क्या, ये अंदर में लेकिन कैसा है, दूर का कोण है। अगर इसकी कोण कहते तो नजदीक का कोण हो जाएगा, लेकिन अंतःद्रष्ट कोण कह रहा है ना, तो किसी त्रिभुज के अंतःद्रष्ट कोणों का योग, ठीक ना। ऐसा सुनो, किसी त्रिभुज के जो बाह्य कोण है, ये बाहर का कोण है, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज के अंतःद्रष्ट कोण के योग के बराबर होता है। किसी त्रिभुज के बाह्य कोण, ये क्या बाहर कोण है, ये बाहर कोण है, इन दोनों के योग क्या होगा, बराबर होगा, ठीक ना। अंतःद्रष्ट कोण मतलब सब अंदर, ये भी अंत है, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, ये भी अंदर, लेकिन दूरस्थ को कर रहा है, ये करेंगे तो नजदीक हो जाएगा, लेकिन नजदीक वाला नहीं, क्या दूर वाला, तो दूर में क्या ये दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, किसी ये 2 थीटा क्यों आया, इसलिए क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है, इसके सामने का कोण थीटा, तो इसके सामने को क्या थीटा के बराबर क्यों है, क्योंकि ये बिंदु दोनों के लिए सेम है, ये मध्य बिंदु के एकदम लाइन पे, मध्य बिंदु के सीधे में है, ठीक है। तो मध्य बिंदु के सीधे में है, तो ये जो लाइन जो हो रहा है, जो लाइन जो खींचा गया, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों बराबर, तो इसके आमने सामने कोण भी बराबर, ठीक है। अब बाह्य कोण क्या हो जाएगा, 2 थीटा, क्यों, क्योंकि किसी त्रिभुज के बाह्य कोण त्रिभुज के अंतःद्रष्ट कोण के योग के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो, 11th क्लास में पढ़ चुके हो कि अगर मान के चलो कि एक सदिश उधर हो, मतलब 2 सदिशों के विपरीत दिशा हो, 2 सदिश अलग अलग दिशाओं में हो, तो उसका परिणामी दोनों के अलग दिशा में होता है। कहने का मतलब एक तो ये इधर एक सदिश हो गया ए वेक्टर, ठीक है, और दूसरा सदिश हो गया बी वेक्टर। अब एक सदिश उधर, एक की दिशा इधर है, तो तीसरा सदिश के जो इसमें जो रिजल्टेंट है, परिणामी होगा, वो दोनों के अलग दिशा में होगा। मान लो ये सी वेक्टर, इसका क्या होगा, परिणामी होगा। ये आप लोग सदिश में पढ़े हो, अगर 2 सदिश अलग अलग दिशा में हो, तो उसके परिणामी भी दोनों के अलग दिशा में होता है, यानी दोनों के विपरीत दिशा में होता है। तो यहाँ पे ये सदिश बी सदिश समान रहते हैं, ये दोनों अलग अलग दिशा में, तो इसका जो परिणामी हो गया सी वेक्टर, तो ये दोनों की अलग दिशा में हो जाएगा। तो उसी प्रकार इसका जो परिणामी होगा इधर होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा इधर होगा, ठीक है। तो E1 E2 क्या परिणामी क्या देगा, E2। अब यही पर बात, फिगर में सब कुछ है, कैलकुलेशन आसान है। अगर ये समझ गए तो कहीं ना कहीं आप लोग पूरी किताब पूरा का पूरा समझ गए। यहाँ पे देखिए L, यहाँ पे क्या हो जाएगा L। तो चलो कैलकुलेट करते हैं इसको। सबसे पहले +2 स्क्वायर, कोई भी ले सकते हो भाई, सब स्वतंत्र फ्री हो इसके लेने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करते हैं, +2 स्क्वायर +2 RS के कारण Q बिंदु पर तीव्रता, ठीक है। चलो निकालते हैं, क्या हो जाएगा, E1 लेते हैं, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन +2 लिखते हैं यहाँ पर। दूरी कितना है, ये A से, तो दूरी हम कहाँ थे, अब +2 कारण कितना पर, Q बिंदु पर ना, मैंने +2 स्क्वायर Q बिंदु को जो तीव्रता, तो यहाँ से दूरी A से Q, तो दूरी कितना हो जाएगा, AQ का स्क्वायर, AQ का स्क्वायर। और दिशा का अगर देखना है तो कितना, Q से AQ, A से QQ, A से QQ, AQ वेक्टर, इस तरह से, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सेंट्रोल वन लेते हैं, सेंट्रोल वन, ठीक है। ये डायरेक्शन है इसका, ऐसे ये डायरेक्शन लेंगे। अब देखें कितना, -QRS करो, -QRS -QRS करो Q बिंदु पर,
Q बिंदु पर तीव्रता है। तो E2 बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये दिशा दर्शाता है, सिर्फ प्रकृति को दर्शाता है। तो कितना हो जाएगा अब यहाँ पे जो दिशा है Q से, क्योंकि ये ईश्वर आकर्षित करना है ना, तो Q से BQ Q B का स्क्वायर, ठीक। अब लिखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर दिशा करेंगे तो Q से BQ, Q से BQ, इक्वेशन 2, ठीक। उसको लिख देना है। अब दोनों की प्रणाली निकालते हैं। अगर देखते हैं कि चूंकि AQ और BQ आपस में क्या है, बराबर है, जैसे कर सकते हैं AQ बराबर QB, है कि नहीं। देखो AQ बराबर QB दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो जब यहाँ पे इसमें जब मान रखेंगे, देखो जो QB है इसका सब AQ लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में, अब QB का क्या लिखेंगे AQ क्या है स्क्वायर, इक्वेशन इसको हम इक्वेशन नहीं दे रहे हैं, इसको इक्वेशन नहीं दे रहे, इसको छोड़ दीजिए, डायरेक्शन सीधे देते हैं, कितना हो जाएगा QB, ठीक। अब इसको इक्वेशन देते कितना, इक्वेशन 2। अब यहाँ पर देखते हैं समीकरण 1 समीकरण 2 तो छेद 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q AQ स्क्वायर, तो मतलब दोनों का है बराबर है। तो चूंकि अब क्या करेंगे कि यहाँ पर E1 बराबर E2 बराबर E2, तो यहाँ पर देखिए E1 बराबर जो E2 है सिर्फ परिमाण में बराबर है, डायरेक्शन में देखो, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या QB है, इसका डायरेक्शन AQ है, ये इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर है। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, ये जो तीव्रता E1 E2 की जो तीव्रता है ये सिर्फ ये बराबर है, ये बराबर है, लेकिन डायरेक्शन बराबर नहीं है। तो यहाँ पर करना क्या है, तो ये चूंकि दोनों का परिमाण आपस में बराबर है लेकिन डायरेक्शन क्या है, मतलब अलग अलग है। तो चूंकि अब देखते हैं फर्स्ट ईयर में आप लोग सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम पढ़ेंगे। तो सदिश योग का जो समांतर चतुर्भुज नियम है, इस तरह से जैसे मान लीजिए दो सदिश है, ठीक है, इस तरह से जब मिलाया जाता है ये समांतर चतुर्भुज का निर्माण होता है, ठीक है, इस तरह के। तो इसमें जो फॉर्मूला आता है C वेक्टर C बराबर जो प्रणाली, इसका ये प्रणाली सदिश है, इसके प्रणालीकरण का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये क्या होता है, इसका परिणामी सदिश निकालने का फॉर्मूला होता है, ये सब पहले हो चुके हैं। तो यहाँ पे जब a कंडीशन था a और b बराबर हो जाए, a अभी बराबर हो जाए तो क्या करते हैं, या तो b के स्थान पर a रख दो या a के स्थान पर b रख दो, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा इसको हम यहाँ से देखते हैं, कुछ अलग कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करना होगा। देखो c बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab cos थीटा। और यदि a बराबर b हो जाए तो दोनों सदिश का परिमाण आपस में बराबर हो जाए, ठीक है, दोनों सदिश का परिमाण आपस में बराबर है। बराबर में क्या लिखेंगे यहाँ पर, a स्क्वायर का स्थान पर क्या लिखेंगे, a का स्थान पर लिखेंगे b स्क्वायर का स्थान पर a लिखेंगे यहाँ पर a स्क्वायर, क्योंकि दोनों आपस में बराबर a और b का स्थान पर क्या लिखेंगे a cos थीटा। अब लिखेंगे, अब क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर cos थीटा, ठीक। अब यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा a स्क्वायर कॉमन निकालना होगा, 2ab होता है, 2ab cos थीटा होता है, बराबर हो गया 2ab cos थीटा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2ab cos थीटा, 2ab का स्थान पे a cos थीटा, यहाँ पर आ जाएगा 2a स्क्वायर cos थीटा। अब इसमें 2a स्क्वायर कॉमन निकालना है, इसमें तो 2a स्क्वायर कॉमन निकालना बचेगा 1 प्लस cos थीटा। अब चूंकि 1 प्लस cos थीटा, ध्यान देना 1 प्लस cos थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फार्मूला है त्रिकोणमिति का। अब ये फार्मूला आप लोगों को थोड़ा सा याद करना होगा, ठीक है, इस त्रिकोणमिति में सब पढ़ाना भी है आप लोगों को, मैथ्स वाले टीचर बताएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर जो मान रखेंगे 2a स्क्वायर, इतना का मान होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो लिखेंगे 2 2 क्या हो जाएगा, 2 3 4, 2 2 4 हो जाएगा 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2।
तो यहाँ पे जब मान रखेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो a स्क्वायर वर्गमूल a cos स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाय 2, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 का cos स्क्वायर। अब यहाँ देखो अगर दोनों सदिशों का परिमाण आपस में बराबर है उसका फॉर्मूला ये होता है। तो कंडीशनल सॉल्यूशन में सेम है, ये दिशा दोनों का अलग अलग है लेकिन परिमाण दोनों का क्या है, सेम है। तो हम लिखेंगे परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता निकालो इससे, तो परिणामी तीव्रता E बराबर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे E1 को कौन लिख सकते हैं 2E1 cos थीटा बाय 2, जैसे 2a cos थीटा बाय 2 उसी प्रकार 2E1 cos थीटा बाय 2 हो जाएगा। अब चलो मान रखते हैं 2E1 का मान कितना है, E1 यहाँ पर है, मान लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको वाला क्या हो जाएगा q बटा में a q लिखो यहाँ पर a q का स्क्वायर, ठीक। अब हम लोग 2 अब a क्यूब इसका मान निकालना है, तो इसका मान निकालना तो देखो तो यहाँ पर ये 90 डिग्री कोण है, ये त्रिकोणमिति के हम संपूर्ण त्रिभुज बना है, ये आधार स्क्वायर ये क्या होगा लंब स्क्वायर, तो cos स्क्वायर पर क्या होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पर लिख दो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर यानी a क्यूब का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a क्यूब का मान कितना हो जाएगा, ये कहां से पता चला, यहाँ पर त्रिकोणमिति का नियम लगाना है। ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज ये कोण का काम करेगा, कोण बराबर क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक ना, स्क्वायर हो जाएगा रूट इतना हो जाएगा। यहाँ पे मान लो एक क्यूब का r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, अब टोटल क्या है स्क्वायर स्क्वायर, ठीक। अब इसको अब यहाँ पर देखते हैं E बराबर हो जाएगा हम लोग कहाँ से कहाँ पर 2 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। चूंकि यहाँ पर cos थीटा बाय 2 यहाँ cos थीटा बाय 2 यहाँ पर छूट रहा है cos, लेकिन यहाँ पर थीटा बाय 2 नहीं होगा क्योंकि इनके बीच कोण 2 थीटा है ना, तो यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस फार्मूला में थीटा बाय 2 था, लेकिन यहाँ पर कोण क्योंकि अब यहाँ पर देखो ये इस तरह का था, ये a वेक्टर ये वेक्टर दोनों के बीच थीटा, ये तीसरा c वेक्टर, तो ये थीटा था तो थीटा बाय 2 आया था, लेकिन यहाँ पर 2 थीटा है, एंगल का हो जाएगा 2 थीटा, ये दोनों कट के कैंसिल हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये cos थीटा, ठीक। अब यहाँ पर देखो तुम ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ये रूट है, तो रूट है क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर हट जाता है, आप लोगों को पहले से पता ही, तो हो जाएगा 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद क्या हो जाएगा q स्क्वायर है कैंसिल होगा। अब देखो q, अब देखो यहाँ पर रूट का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। ये करेगा तो ये रूट का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए cos थीटा क्या होता है आधार बटे कोण, तो cos थीटा तो लंब है आधार का ये आधार बटे कोण मतलब क्या l बटा में इतना हो जाएगा आधार बटे कोण, तो अब लिखें cos थीटा आधार बटे कोण, आधार कितना है ये हो जाएगा लंब मतलब l, ये आधार है ये क्या है लंब, आधार बटा कोण, आधार होगा l और कोण का हो जाएगा ये वाला, इसका मान रखो यहाँ पर कितना हो जाएगा रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये बराबर अब इसको करेंगे तो देखो 2 से इसे गुणा करो 2 क्यूबल हो जाएगा यहाँ पर 2ql। अब यहाँ पे देखो रूट का मतलब क्या पावर में बटा 2 होता है, रूट का मतलब पावर में बटा 2, तो यहाँ पर इसको लिख लो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक। इसको रूट है तो मतलब पावर में बटा 2, तो फाइनल हो जाएगा हम लोग का r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर
पावर में 1/2। अब चूंकि आधार से में तो पावर का होता है, जुड़ जाता है, तो E बराबर हो जाएगा हम लोग का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qL बटा में क्या बनेगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और इसकी पावर 1 है तो 1 1/2 जोड़ेंगे तो 2 1 2 1 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। तो अब चूंकि 2qL का स्थान पता होता है p लिख सकते, क्योंकि p बराबर यहाँ पे जानते हो कि p बराबर क्या होता है 2qL, ये विद्युत ध्रुव है ना, इसका स्थान p लिखो, p बटा में क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर 3/2। ठीक, तो इतना हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए अब देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको बराबर हम लिखते हैं कि बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अब पावर में है 3/2। अब यहाँ पर देखिए करना क्या है, ध्यान दीजिए, अब भूल गया ज्यादा नहीं, अब क्या करना है इसमें, तो चूंकि l जो है r की तुलना में क्या है बहुत छोटा है, तो यहाँ पर लिखेंगे l इज लेस देन क्या हो जाएगा r, ठीक है। क्यों, मैंने इसके पहले वाला में जिक्र किया है कि जो 12 बहुत छोटा होता है l और छोटा हो जाएगा, तो l जो है r की तुलना में क्या है बहुत छोटा है, तो e बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा में, अब यहाँ पे l का सब का 0 लिख देंगे यहाँ पर, तो r स्क्वायर इसका 0 रखेंगे तो 3/2, तो पावर हो जाएगा 3/2 2 कैंसिल, e बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा में r की पावर 3। तो ये हम लोगों का हो गया निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब अगर विद्युत ध्रुव के निरक्षीय स्थिति में अगर इधर रखेंगे वो एकांक धरा में, ठीक है, इतना बल का अनुभव करेगा, यानी उसका इतना तीव्रता होगा, ठीक है। तो अब लिखने यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की बात ये है, इसको हम मिटा देना, ठीक है, कि अक्षीय स्थिति में देखना है, क्योंकि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं E1 बराबर क्या होता है, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा में r3। निरक्षीय स्थिति में देखिए यहाँ पर, इसको हम अगर ऐसे लिखना चाहें, ध्यान दीजिए, E1 बराबर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके बाद में 2 को यहाँ पे दिए तो p बटा में हो जाएगा r3। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको 2 को इधर रख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये जो मान है किस स्थिति का है, निरक्षीय स्थिति का है। तो निरक्षीय स्थिति का है, तो चूंकि यहाँ पर हम लोग अभी भी बताए हैं E बराबर या E1 बराबर मान चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलो निरक्षीय स्थिति के यहाँ पर निरक्षीय स्थिति पर E1 मान लेते हैं। निरक्षीय स्थिति में तीव्रता अगर ये तीव्रता यदि E2 हो, ठीक है, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता E2 हो, अब यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं, ये निरक्षीय स्थिति का मान है, तब E2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद में p बटा में r3। अब यहाँ इसका सम क्या E2 लिख सकते हैं, तो E1 बराबर 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा E2। इससे ये पता चलता है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है, दोगुना होता है,
ठीक है। यहाँ पर एक तरह का अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में संबंध हो गया कि अक्षीय स्थिति में जो विद्युत तीव्रता है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता क्या होता है, ये दोगुना होता है। ठीक, तो ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो आप लोग क्या करना है, इसको जाकर घर पर, ठीक है, ध्यान से इसको 2 बार रिवीजन करना है। ठीक है, अगर 1-2 बार बना लोगे तो ये ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है ये। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें, कुछ नहीं। एक बात और कि आप लोग मेरे इस कंसेप्ट में जो भी दिक्कतें हैं आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए। ठीक है, तब हम जान पाएंगे कि अगर हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप लोग सही तरह से समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ठीक है, अगर कमेंट करोगे नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद आप लोग घर पर पढ़ नहीं रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।